हम लोग कक्षा 11वीं के ज्योग्राफी का अध्याय 9 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य तप किसे कहते हैं। सूर्य तप आखिर होता क्या है। सौर्य वायुमंडल के ताप का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जो वायुमंडल में ताप होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है वो सूर्य है। इस प्रकार धरातल पर प्राप्त होने वाले सौर्य विकिरण को सूर्य तप कहा जाता है। इसका अर्थ यह कि जो धरातल पर सूरज की किरणें आती है जिससे धरातल गर्म होता है, इसी को कहा जाता है सूर्य तप। यानी धरातल पर जो सूर्य की किरणें आती हैं इसी को कहा जाता है सूर्य तप, जिससे हमारा धरातल गर्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तापमान। तापमान किसी पदार्थ में ताप की मात्रा का सूचक है। किसी स्थान पर छाया में मापी गई गर्मी को ही तापमान कहते हैं। यानी किसी स्थान पर अगर छाया में हम उस वक्त जगह का तापमान देखें तो उसी को कहा जाएगा तापमान। उसके बाद हम लोग देखते हैं समताप रेखाएं। धरातल पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। यानी जो धरातल होता है, धरातल पर समान तापमान वाले स्थान, यानी दो क्षेत्रों के अगर तापमान समान है और उनको मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं अपसौर और उपसौर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपसौर। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। यानी जब से 4 जुलाई होती है, 4 जुलाई को जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है पूरे वर्ष में, इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, इसी स्थिति को कहा जाता है अपसौर। और इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। इसकी दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब उपसौर के बारे में। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। अब 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है उस समय पूरे वर्ष में, और पृथ्वी की इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। और इसकी दूरी होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। जब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तो इसे कहा जाता है अपसौर, और यह दूरी है 15 करोड़ 20 लाख। और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है उसे कहा जाता है उपसौर, और यह दूरी है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सूर्य तप में विभिन्नता के कारण। यानी जो सूर्य तप है इसमें जो तापमान है इसमें भिन्नता के क्या कारण है। सबसे पहले पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। यानी सूर्य तप की भिन्नता का पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। यानी सूर्य तप में विभिन्नता का पहला कारण है जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिस वजह से जो सूर्य तप में विभिन्नता पाई जाती है। यानी जो पृथ्वी का छोर है वो सूर्य के छोर से घूमता रहता है, तो इस वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग समय पर पड़ती हैं, जिस वजह से जो पृथ्वी का तापमान है उसमें भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण। सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नतिकोण या किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अब सूर्य तप में भिन्नता का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है सूर्य की किरणों का नतिकोण। अब कुछ स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो कम क्षेत्र पर पड़ती हैं, और कुछ स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं जिससे वो अधिक स्थानों पर पड़ती हैं और अधिक धरातल को गर्म करती हैं। यानी कुछ स्थानों पर तापमान कम रहता है और कुछ स्थानों पर तापमान अधिक होता है। यह सब सूर्य की किरणों की वजह से होता है। उसके बाद है तीसरा दिन की अवधि। दिन की अवधि सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस क्षेत्र में पड़ती है वहाँ का तापमान अधिक होता है। यानी दिन की अवधि में सूर्य की किरणें पृथ्वी के जिस क्षेत्र में पड़ती है वहाँ का तापमान अधिक होता है। यानी दिन की अवधि में सूरज की किरणें जिस क्षेत्र में जाएंगी तो वहाँ का तापमान अधिक होगा।
और वहाँ का धरातल जल्दी गर्म हो जाता है। उसके बाद है वायुमंडल की पारदर्शिता। तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन, विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। यानी वायुमंडल की पारदर्शिता का अर्थ यह है कि जब सूर्य की किरणें आती है तो हमारे वायुमंडल से होकर आती हैं, तो वायुमंडल से होकर आने के बाद तो सूरज की बहुत कम किरणें ही हमारी पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं, जिसमें कुछ किरणों का अधिक अवशोषण हो जाता है, कुछ का प्रकीर्णन हो जाता है, कुछ का विसरण के द्वारा ऊर्जा को अधिक ह्रास होता है। यानी सूरज की किरणों का बहुत कम अंश ही हमारे धरातल पर पहुंच पाता है। उसके बाद है स्थल विन्यास। सबसे अधिक सूर्यतप मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है क्योंकि यहाँ मेघ बहुत कम पाए जाते हैं। यानी हमारी पृथ्वी में कहीं पर बहुत अधिक तापमान होता है और कहीं पर बहुत कम तापमान होता है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापमान हमेशा अधिक होता है क्योंकि जो रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और क्योंकि यहाँ मेघ भी बहुत कम पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाका ऐसा होता है कि जहाँ पर मेघ कम पाए जाते हैं और तथा जिस वजह से यहाँ वर्षा भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर तापमान लगभग गर्म ही रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जैसे चालन का अर्थ। चालन क्या होता है? पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है तथा निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है, यानी पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आती है वो धीरे धीरे गर्म होती है, फिर यह वायु धीरे धीरे अपनी निचली परतों को भी वायुमंडल में अपनी ऊपर की परतों को भी गर्म करती है और इसी प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। एक बार फिर देखिए, यानी जो हमारी पृथ्वी के संपर्क में वायु आती है वो धीरे धीरे गर्म होती है, तो यह जो वायु गर्म हो गई है, धीरे धीरे गर्म होने के बाद यह अपनी ऊपर की परतों को भी धीरे धीरे गर्म करती है। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। उसके बाद है संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। यानी पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। यानी पृथ्वी के संपर्क में आई वायु धीरे सीधा ऊपर उठती है और वायुमंडल में तापमान को बढ़ाती है और वायुमंडल की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। यानी पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में सीधा लंबवत ऊपर उठती है, फिर वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है और वायुमंडल की इस प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं पार्थिव विकिरण। ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यानी जो ऊर्जा है, सूरज की किरण है, वो वायुमंडल को नीचे से गर्म करती हैं। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यानी जो ऊर्जा है वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम पृथ्वी का एल्बिडो। पृथ्वी का एल्बिडो सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। यानी सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। सौर विकिरण की परावर्तित मात्रा यानी जब सूरज की किरणें आती हैं वो परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं, यानी पृथ्वी तक कुछ अंश ही पहुंच पाता है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी का एल्बिडो। अब हम आगे देखते हैं जो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। हमारे तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं उस स्थान की अक्षांश रेखा। पहला पॉइंट है किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। ऊंचाई, देखिए पहला पॉइंट उस स्थान की अक्षांश रेखा, यानी जो हमारी पृथ्वी है उस स्थान की अक्षांश रेखा, वह किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। यानी जिस अक्षांश पर सूर्य तप अधिक होगा, सूर्य की किरणें ज़्यादा क्षेत्र पर पड़ेंगी, उस स्थान का तापमान अधिक होता है, और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें कम क्षेत्रफल पर पड़ती हैं
उस स्थान का तापमान ज़्यादा अधिक नहीं होता, कम होता है। उसके बाद है ऊंचाई एवं उत्तुंगता। ऊंचाई या उत्तुंगता, देखिए इसका अर्थ। वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। इसी कारण समुद्र तल के पास के स्थानों पर अधिक तापमान तथा ऊंचे भागों में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। यानी वायुमंडल जो है, देखो वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होती हैं। यानी वायुमंडल में हमारे क्या होता है कि जो पहले नीचे की परतें गर्म होती हैं, उसके बाद उसकी दूसरी परतें धीरे धीरे गर्म होती हैं। इसी कारण समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान जो है वो अधिक होता है तथा ऊंचे भागों में स्थित स्थानों पर तापमान कम होता है। जो क्षेत्रफल समुद्र के पास होते हैं वहाँ का तापमान ऊंचा होता है तथा जो स्थान ऊंचाई पर बसे होते हैं वहाँ का तापमान कम होता है। उसके बाद है तीसरा, समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है और स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। देखिए, किसी भी स्थान को तापमान को प्रभावित करने वाला समुद्र से दूरी स्थान की प्रभावित करते हैं। जो स्थल होता है वो समुद्र की अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा होता है और स्थल जल्दी भी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा, वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। स्थलीय एवं समुद्री समीरों की तरह वायु संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती हैं। यानी जो वायु है वो भी तापमान को प्रभावित करती है। अक्सर ठंडे क्षेत्रों से वायु गर्म स्थानों की ओर जाती है और गर्म स्थानों से जो वायु है वो ठंडे स्थानों की ओर जाती है। इससे तापमान में, अगर गर्म वायु ठंडे स्थानों में गई तो तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और गर्म वायु ठंडे स्थानों में गई है तो भी तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कोष्ण एवं ठंडी महासागरीय धाराएं। समुद्री धाराओं का प्रभाव उन पवनों द्वारा होता है जो इन धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें तटीय प्रदेशों के तापमान को ऊंचा कर देती हैं। यानी जो समुद्री धाराओं का प्रभाव उन पवनों द्वारा होता है जो इन धाराओं के ऊपर से गुजरने वाली पवनें तटीय प्रदेशों के तापमान को ऊंचा कर देती हैं। यानी कोष्ण ठंडी महासागरीय धाराएं, यानी पवनों के द्वारा भी तापमान को प्रभावित किया जाता है। गर्म धाराएं भी तापमान को बढ़ा देती हैं और ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती हैं। उसके बाद अंतिम कारक है स्थानिक कारक। मैदानों की मिट्टी प्रायः बारीक होती है तथा धीरे धीरे गर्म और ठंडी होती है, परंतु रेत जल्दी गर्म तथा जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी कारण मरुस्थलों में दिन को अधिक गर्मी तथा रात को अधिक सर्दी होती है। अब देखो, जो मैदानों की मिट्टी होती है ना वो बहुत बारीक होती है तथा धीरे धीरे गर्म और ठंडी होती है। ये गर्म भी धीरे धीरे होती है और ठंडी भी धीरे धीरे होती है, इसलिए यहाँ के तापमान ज़्यादा रहता है। परंतु रेत जल्दी गर्म तथा जल्दी ठंडी हो जाती है, इसी कारण मरुस्थलों में दिन को अधिक गर्मी तथा रात को अधिक सर्दी होती है। उसके बाद है तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्यतः ऊंचाई के साथ तापमान घटता है जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं, परंतु कई बार स्थिति बदल जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, परंतु कई बार इसके उल्टा भी हो जाता है। कई बार हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, इसी को तापमान का व्युत्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लैंक का नियम। यह नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा विकिरण करती है। यानी जो वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ही ऊर्जा विसर्जित करती है, इसी को प्लैंक का नियम कहा गया है। यानी एक वस्तु जितना गर्म होगी उतनी ही ऊर्जा विसर्जित करती है। तापमान का व्युत्क्रमण देखिए एक बार। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता जाता है, इसे सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं, परंतु कई बार इसके उल्टा भी हो जाता है। हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान बढ़ता है, इसको तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है।